Dear students, we are study chapter 2 acids, bases and salts. अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में एसिड और बेस के बीच डिफरेंशिएट कर लिया है. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस एसिड और बेस. एसिड और बेस की मेटल के साथ रिएक्शन हमने देखी है. मेटेलिक ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड किस टाइप से रिएक्शन करते हैं. एसिड और बेस में क्या कॉमन आयंस प्रेजेंट होते हैं ये भी हम लोगों ने स्टडी किया है. एंड अवर टुडेज टॉपिक इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन. एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो इंडिकेटर हमें ये तो इंडिकेट करता है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है, बट इंडिकेटर की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी. दैट मीन्स अगर हम HCl, HNO3, H2SO4 और एसिटिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो सभी ये एसिड है और H+ आयन सॉल्यूशन में देंगे. तो क्या सभी इक्वली एसिडिक होते हैं, सबका नेचर सेम होता है. जितना एसिडिक कैरेक्टर HCl का है क्या उतना ही एसिडिक कैरेक्टर एसिटिक एसिड का भी है. सो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, यही हमें आइडेंटिफाई करना है क्या सभी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ सेम होती है. किस बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ H+ आयन और OH नेगेटिव आयन के बेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बिकॉज वी नो दैट बाय द स्टडी ऑफ प्रीवियस टॉपिक्स acid contain H+ ion and base contain OH negative ions in solution. On the dilution, concentration of H+ ion and OH negative ion are decreased. So by the help of H+ और OH negative ion हम acidic character identify कर सकते हैं. So can we quantitatively find the amount of this ion present in the solution? So क्या हम quantitatively H+ ion और OH ion calculate कर पाएंगे. हाँ, we can calculate quantitatively the H+ and OH negative ion on the solution, and on the basis of number of H+ and OH negative ion in solution we can find the strength of given acid and base. इन्हीं H+ और OH नेगेटिव आयन की हेल्प से, इनके नंबर की हेल्प से एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया जा सकता है. मीन्स एक एसिड दूसरे एसिड से कितना स्ट्रॉन्ग होता है, एक बेस दूसरे बेस के कंपैरिजन में कितना वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बाय द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ आप यूनिवर्सल इंडिकेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अब तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया है, हम लोगों ने स्टडी किया है कि सभी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ सेम नहीं होती है. उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ H+ आयन और OH नेगेटिव आयन की हेल्प से उसकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई की जाती है. और H+ आयन और OH नेगेटिव आयन के नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या उससे कैसे फाइंड किया जा सकता है. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से एसिड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया जा सकता है. सो व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर. ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर. ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होते हैं. यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन ए सॉल्यूशन. सो डिफरेंट नंबर ऑफ H+ आयन और डिफरेंट नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन. आप यहाँ पर OH नेगेटिव आयन भी प्लस करके लिख सकते हैं. डिफरेंट H+ आयन और डिफरेंट OH नेगेटिव आयन के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर अपना डिफरेंट कलर देते हैं. दैट मीन्स अगर किसी में नंबर ऑफ H+ आयन का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है वहाँ हमें रेड कलर मिले. किसी में नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा होंगे तो हो सकता है हमें उसके लिए ब्लू कलर मिले. नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन का परसेंटेज बहुत कम है तो हो सकता है हमें ग्रीन कलर मिले. नंबर ऑफ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो हो सकता है हमें पिंक कलर मिले, ऑरेंज मिले, येलो कलर मिले. सो कलर के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जा सकेगा. यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंस देगा किसमें, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन के लिए डिफरेंट कलर के थ्रू. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या कंसेप्ट अप्लाई होता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में pH का कंसेप्ट अप्लाई होता है. अब व्हाट इज pH. तो सबसे पहले हम दो टर्म्स, इन दोनों लेटर को समझते हैं. P का मीनिंग जो यहाँ होता है वो होता है पावर या पोटेंट. P को हम किस रिस्पेक्ट में लेते हैं यहाँ पे, पावर और पोटेंट को. और H+ को यहाँ H को यहाँ किस फॉर्म में लिया जाता है, H इज द हाइड्रोजन आयन. H को हम यहाँ किस रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, हाइड्रोजन आयन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं. सो व्हाट इज द pH. pH इज द
पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। आपका पीएच क्या हो गया? पीएच इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। सो अगर हमें किसी का पीएच पता हो दैट मीन्स हमें उसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पता है। क्यों? क्योंकि हम पीएच से क्या कैलकुलेट करते हैं? हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको किसी का पीएच पता चल गया है दैट मीन्स आपको उसके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया लग गया है। सो पीएच इज ए नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। एक्चुअल में पीएच क्या होता है? पीएच एक नंबर है जो हमें एसिडिक और बेसिक नेचर की स्ट्रेंथ देता है। ये नंबर क्या होता है? ये नंबर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्वांटिटेटिवली डिफाइन करता है। उसी के हेल्प से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये पीएच आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारी लेबोरेटरी में या लोअर लेवल पर अगर हमें पीएच कैलकुलेट करना है तो बाय द हेल्प ऑफ पीएच पेपर और पीएच स्केल हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। पीएच अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक डिजिटल पीएच मीटर होता है। उस डिजिटल पीएच मीटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो। उसकी हेल्प से हम पीएच को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। बट अगर हम अपने नॉर्मल लेवल पर देखें, अगर हमारे पास पीएच मीटर नहीं है तो फिर आप कैसे पीएच कैलकुलेट करेंगे? सो यू विल कैलकुलेट द पीएच बाय द हेल्प ऑफ पीएच पेपर एंड पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच पेपर? तो पीएच पेपर इज ए पेपर डेवलप्ड विथ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच पेपर कैसे बनाया जाता है? एक पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर के मिक्सचर में डीप किया जाता है और डेवलप किया जाता है। पेपर डेवलप्ड विथ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड यूज फॉर मेजरिंग द पीएच। फिर उस पीएच पेपर को हम कहाँ यूज करेंगे? पीएच मेजर करने के लिए। एंड इट गिव डिफरेंट कलर फॉर एसिड एंड बेस। और यही पीएच पेपर एसिड और बेस में डिप करने पर डिफरेंट कलर देगा। जैसे हम रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को एसिड और बेस में डिप करते थे तो उनका कलर चेंज हो जाता था। इसी तरीके से आज हमें पीएच पेपर को, जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के मिक्सचर को कंटेन करता है, अगर उसे एसिड या बेस में डीप किया जाता है तो अब डिफरेंट कलर देता है एसिड और बेस के लिए। अब इस पीएच पेपर पर जो हमें कलर मिलता है उसे हम कहाँ चेक करते हैं? उसे हम चेक करते हैं पीएच स्केल से। पीएच स्केल की हेल्प से हर कलर के लिए पीएच स्केल के लिए एक अलग नंबर होगा। सो स्केल यूज फॉर मेजरिंग दी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो पीएच स्केल किसके लिए यूज की जा रही है? हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ऑन द पीएच स्केल वी मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल पर हम 0 से 14 के बीच पीएच को मेजर कर सकते हैं। each pH नंबर गिव ए स्पेसिफिक कलर फॉर डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हर पीएच नंबर हमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक स्पेसिफिक कलर देगा। पर हम कलर से यहाँ क्या लगाएंगे? सिर्फ एक रफ आइडिया। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? पीएच स्केल देखने जा रहे हैं। आपकी जो पीएच स्केल होती है जिस पर पीएच पेपर की हेल्प से किसी सब्सटेंस के H+ आयन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है, वो पीएच स्केल कुछ इस तरीके से होती है। ये पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है। इसे 0 से 7 तक किसके लिए देखा जाता है? एसिड के लिए देखा जाता है। एसिडिक नेचर के लिए देखा जाता है। 7 से 14 तक जो आपका पीएच होता है ना, उसे किसके लिए देखा जाता है? तो 7 से 14 के बीच की रेंज को किसके लिए देखा जाएगा? बेसिक नेचर के लिए। अगर हम पीएच पेपर लेकर के आते हैं और पीएच पेपर का कलर 0 से 7 के लिए कहीं मिलता है तो दैट मीन्स वो क्या है? एसिडिक। जब भी आपको पीएच की वैल्यू 0 से 7 के बीच मिलती है तो इट मीन्स क्या है? वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर रखता है। और जब कभी पीएच की वैल्यू 7 से 14 के बीच मिलती है तो वो क्या नेचर रखता है? बेसिक नेचर रखता है। एक्चुअली जो 7 वैल्यू होती है, एग्जैक्ट 7, वो न्यूट्रल वैल्यू होती है। न्यूट्रल वैल्यू दैट मीन्स सब्सटेंस का नेचर वहाँ पर ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। तो 7 वो नंबर है जहाँ पर सब्सटेंस न्यूट्रल होते हैं। 7 से कम अगर पीएच हमें मिल रहा है दैट मीन्स हमें सब्सटेंस कैसे मिल रहे हैं? एसिडिक। और 7 के ऊपर अगर हमें पीएच मिल रहे हैं दैट मीन्स आपके सब्सटेंस क्या है? बेसिक। जब हम 7 से किसकी तरफ मूव करते हैं? 0 की तरफ।
सो इस साइड मूव करने पर आपका एसिडिक नेचर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। जितने लोअर पीएच वैल्यू की तरफ आप जाएंगे वैसे वैसे आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। और अगर आप हायर पीएच वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो क्या समझा हमने, 7 से कम जितने भी नंबर्स होते हैं, दैट मीन्स 0 से 6 तक या 0 से 6.5 6.9 तक, 7 के पहले सारे सब कैसा नेचर रखते हैं, एसिडिक। और 7 के ऊपर वाले सब्सटेंस जनरली 7.4 तक न्यूट्रल माना जाता है, 7.4 के ऊपर आप लीजिए तो 7.5 से लेकर के अगर 14 तक हमें देखें, 7.5 से 14 तक देखें तो सब्सटेंस का नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो 7 से 0 की तरफ अगर मूव करोगे तो क्या इंक्रीज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। और अगर 7 से 14 की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या इंक्रीज हो रही है, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, इस एरो को अगर हम हटाएं यहाँ से और इस एरो को भी हटाएं, अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं मतलब आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। और OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बेस। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एसिड। तो अगर मैं बात करती हूँ 0, 1, 2 की, तो ये ऐसे सब्सटेंस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। अगर हम 3, 4, 5, 6 की बात करें तो ये कैसे होंगे, वीक एसिड होंगे। अगर हम 7 की बात करें तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर हम 8, 9, 10 की बात करते हैं तो ये क्या होंगे, वीक बेस। जनरली 9 तक ही माना जाता है। अगर 10 to 14 की बात करते हैं तो ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। ये मैंने अपनी तरफ से इस तरीके से डिवाइडेशन करके लिखा है, हो सकता है हमें थोड़े वेरिएशन देखने के लिए मिल जाए। तो 0, 1, 2 अगर किसी सब्सटेंस का पीएच है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर किसी के लिए पीएच वैल्यू क्या मिलती है, 3 to 6 तो वीक एसिड होता है। अगर किसी के लिए पीएच वैल्यू क्या मिलती है, 7 तो न्यूट्रल होता है। अगर किसी के लिए पीएच वैल्यू 8, 9 मिलती है दैट मीन्स वो एक वीक बेस है। और अगर किसी के लिए हमें पीएच की वैल्यू, किसी सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू 10 to 14 मिलती है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। सो पीएच मीटर की हेल्प से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डिजिटल स्क्रीन होती है, वहाँ पर सीधा आपको वैल्यू डिफाइन कर देंगे। पर अगर हमें पीएच पेपर से फाइंड करना हो तो पीएच पेपर को जब हम डीप करके लेके आते हैं तो हर नंबर के लिए हमें एक स्पेसिफिक कलर मिलता है। उस कलर की हेल्प से हम फाइंड करते हैं कि हमारे सब्सटेंस का पीएच कितना है। इसे हम लोग अपनी बुक की इस टेबल से देखते हैं। सो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 0 के लिए देखें तो बहुत डार्क रेड कलर है, 1, 2, 3, 4 की तरफ वो रेडनेस कम होती जा रही है और येलोनेस की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं। फिर येलो से देखें कि ग्रीन हो रहे हैं शेड, ग्रीन से सीधा किसकी तरफ हो रहे हैं, लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन से ब्लू, ब्लू से डार्क ब्लू और थोड़ा ब्लैकिश ब्लू आ गया है ना, ब्लैक ब्लू कलर की तरफ वो इंडिकेट हो गए, शिफ्टेड हो गए हैं। सो इस तरीके से आपकी पीएच स्केल पर कलर चेंज होगा। सो हर नंबर के लिए हमें क्या है, एक स्पेसिफिक कलर दिया है, बट दिस कलर आर ओनली ए रफ गाइड। ये कलर एक सिर्फ रफ गाइड है, आपको थोड़ा चेंज इसमें देखने के लिए मिल सकता है। एक्चुअली यहाँ पे पिंक, ऑरेंज और येलो का शेड नहीं दिया है, जबकि पिंक, ऑरेंज और येलो शेड भी मिलते हैं। अब हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है, 1.2, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेमन जूस का पीएच कितना है, 2.2। प्योर वाटर जो कि कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ब्लड न्यूट्रल होता है, इनका पीएच कितना है, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक बेस सब्सटेंस होता है जिससे हम अपनी एसिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं, इसका पीएच कितना दिया हुआ है, 10। और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दिया हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अबाउट 14। तो सोचो जिसका बेसिक नेचर 14 है, जिसका पीएच नंबर 14 है, वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस है जिसका पीएच 1.2 है, दैट मीन्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। तो पीएच हमारे लिए क्या है, पीएच हम लोगों के लिए 0 से 14 तक का नंबर है। पीएच हम लोगों के लिए हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है और पीएच पेपर पर हम उसी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को, पीएच पेपर की हेल्प से हम उसी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को चेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। अगर 0 से 7 मिलती है पीएच स्केल तो सब्सटेंस आपका एसिडिक है, और अगर 7 से 14 के बीच में पीएच मिलता है तो
तो आपका सब्सटेंस कैसा है, बेसिक है। 0 से 7 हमें क्या इंडिकेट करता है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। और अगर हम 7 से 0 की ओर मूव कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आपकी एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। और अगर हम 7 से 14 की तरफ मूव कर रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। और 7 किसकी वैल्यू, न्यूट्रल। तो जिसका pH 7 होगा दैट मीन्स वो सब्सटेंस क्या होगा, न्यूट्रल। ना तो वो एसिडिक कैरेक्टर रखता है ना ही वो बेसिक कैरेक्टर रखता है। और जनरल आइडिया हमने लिया कि 0 से 2 वाले स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, 3 to 6 वाले वीक एसिड, 7 वाले न्यूट्रल होते हैं, 8 9 वाले वीक बेस होते हैं। और अगर 10 से 14 की बात की जाए, जनरली कभी कभी इसको यहाँ पर 10 भी लिया जाता है, तो आप 11 भी मान सकते हैं रफली इसे। 11 to 14 लिया जाए तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमने 3 टर्म पढ़ी, pH, pH पेपर एंड pH स्केल। So pH, concentration of hydrogen ion, which is pH is the number which indicate the acidic और basic nature of the solution. pH पेपर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से डेवलप किया गया एक पेपर होता है जिससे हम pH को मेज़र करते हैं, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करते हैं। pH स्केल, pH स्केल क्या है, pH स्केल से एक्चुअल में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चलता है जो 0 से 14 तक की होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने pH के बारे में स्टडी किया है। Now our topic is importance of pH in everyday life. Okay, so first is, are plants and animals pH sensitive? क्या plants और animal pH sensitive होते हैं? Yes, plants and animals are pH sensitive. हम लोगों का जो बॉडी pH रेंज होता है वो 7 to 7.8 होता है। वो सभी एनिमल्स का जो pH रेंज होता है वो क्या होता है, बहुत नैरो pH रेंज होता है। फॉर all animals pH range is narrow. pH range narrow that means अगर pH रेंज, सपोज हम अपनी बॉडी की बात करें, अगर हमारे बॉडी का pH 7 से थोड़ा कम या 7 पॉइंट के थोड़ा भी ऊपर हुआ तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हमारी बॉडी में pH रेंज दैट मीन्स pH की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी हो सकती है, उसका मूवमेंट 7 to 7.8 हो सकता है। अगर वो चेंज हो रहा है तो 7 से 7.8 के बीच हो। अगर इससे ज़्यादा pH चेंज होता है तो आपकी बॉडी में बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसी तरीके से एनिमल्स में भी एक फिक्स्ड pH रेंज होती है सभी एनिमल के लिए, और ये बहुत शॉर्ट और नैरो रेंज होती है। और अगर इस रेंज को क्रॉस किया जाता है तो वहाँ लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। जैसे हम बात करते हैं, हम लोग जानते हैं रेन वाटर के बारे में। तो अगर रेन वाटर का pH 5.6 से लो हो जाता है तो उस रेन वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। If the pH of rainwater below than 5.6, such rain is said to be acid rain. और ऐसी एसिडिक रेन वाला वाटर जब डिफरेंट वाटर सोर्स में ऐड होता है तो वहाँ जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं और शायद वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएँ। उससे बहुत सारी फिश और दूसरे एनिमल्स और प्लांट क्या हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं। सो एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो pH सेंसिटिव होते हैं, सभी एक नेरो pH रेंज में ही वर्क कर सकते हैं, या उनकी बॉडी एक नेरो pH रेंज में ही वर्क कर सकती है। नाउ अवर सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ इज, व्हाट इज द pH ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। इन योर बैकयार्ड दैट मीन्स हमारे आसपास या हमारे आंगन में या हमारे आसपास में कोई गार्डन है, हमारे घर में गार्डन है, सो वहाँ सॉइल का pH क्या होना चाहिए। इवन मैं आपसे ये भी कहूँगी कि अगर हमारी फार्मर फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, तो उस एग्रीकल्चर फील्ड का pH कितना होना चाहिए। हमारी जो एग्रीकल्चर फील्ड है या बैकयार्ड फील्ड है उसका जो pH होना चाहिए वो थोड़ा बेसिक होना चाहिए। बैकयार्ड pH या गार्डन सॉइल pH या एग्रीकल्चर फील्ड pH, है ना, इन सब का pH क्या होना चाहिए, स्लाइटली बेसिक। अगर इनका pH स्लाइटली बेसिक होगा तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और अगर यही pH आपका कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, तो प्लांट ग्रो करेंगे क्या, प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। तो आपका
बैकयार्ड का पीएच, सॉइल का पीएच एसिडिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसिडिक मीडिया में प्लांट का ग्रोइंग नहीं होता है, प्लांट डेवलप नहीं हो पाते हैं। उसे स्लाइटली क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। कभी अगर किसी भी फार्मर की एग्रीकल्चर फील्ड या हमारे बैकयार्ड का पीएच या हमारे गार्डन की सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे प्लांट की डेवलपमेंट हो सके, हमारे प्लांट ग्रो हो सके। तो उस एसिड को बेसिक सब्सटेंस में हमें कन्वर्ट करना होगा, सॉइल की बेसिसिटी इंक्रीज करनी होगी। सो उसमें क्या ऐड करें, जब भी कहीं पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाए तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ किसका यूज़ किया जाए, बेस का यूज़ किया जाए। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस वहाँ लेंगे तो वो एसिड के इफेक्ट को तो न्यूट्रलाइज करेंगे, साथ में उस सॉइल के बेसिक कैरेक्टर को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। सो अगर स्लाइटली बेसिक आपको चाहिए तो आप क्या ऐड कर सकते हैं उसमें, आप कैल्शियम ऑक्साइड दैट मीन्स लाइम ऐड कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स आप स्लैग्ड लाइम ऐड कर सकते हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या कहें, क्विक लाइम। आप क्या ऐड कर सकते हैं, आप कैल्शियम कार्बोनेट दैट मीन्स आप लाइम स्टोन ऐड कर सकते हैं। जब भी आपके सॉइल का पीएच एसिडिक हो जाए तो उसे बेसिक बनाने के लिए क्या यूज़ किए जा सकते हैं, क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम या लाइम स्टोन यूज़ किए जा सकते हैं, जिससे हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। सो ये हम लोगों ने सेकेंड यूज स्टडी कर लिया है। अब हम लोगों के पास थर्ड है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच कितना होना चाहिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से पीएच का क्या रिलेशन, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो स्टोमक होता है वो स्टोमक क्या सिक्रेट करता है, वो स्टोमक सिक्रेट करता है HCl एसिड। क्या सिक्रेट करता है, HCl एसिड। ये HCl एसिड क्या करता है हमारी बॉडी में, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। सपोज हम किसी ऐसी कंडीशन में हैं कि हम लोगों ने ओवर ईटिंग कर लिया है, आप लोगों ने बहुत सारा खाना खा लिया, या फिर आप क्या है, आपने बहुत टाइम से कुछ भी नहीं खाया है, एम्प्टी स्टोमक हैं आप, बहुत लॉन्ग टाइम से कुछ भी नहीं खाया। तो दो कंडीशन, जब आप ओवर ईटिंग स्टेज में होते हैं या आपने बहुत टाइम तक कुछ नहीं खाया होता है, तब हमारी बॉडी में क्या होता है, HCl ओवर सिक्रेशन होता है एसिड का, ओवर सिक्रेशन ऑफ HCl हाई अमाउंट में सिक्रेट होने लगता है। ये HCl अगर हाई अमाउंट में सिक्रेट होने लगा है तो हमें कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। हम लोगों ने कई बार सुना है, हमारे घर में जो एल्डर्स होते हैं, आजकल बच्चों में भी ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है, मेजर इशू हो गया है कि एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। वो क्यों होता है, दो कंडीशन में, एक तो ओवर ईटिंग पर जब आप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, और सेकेंड एम्प्टी स्टोमक में, जब हमारा स्टोमक कम्प्लीटली एम्प्टी है तो HCl का सिक्रेशन तो कंटिन्यूस हो रहा है स्टोमक में। वहाँ HCl को फूड नहीं मिल पा रहा है जिसके साथ में वो मिक्स होकर के न्यूट्रलाइज हो जाए, अपना वर्क कर दें। वहाँ अगर आप एम्प्टी स्टोमक है तो HCl क्या क्रिएट करेगा, एसिडिटी। और अगर आपने ओवर ईटिंग किया है तो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टोमक में एक सेल सिस्टम होता है जो HCl का सिक्रेशन इंक्रीज कर देता है। तो HCl का अमाउंट इंक्रीज हो गया तो वहाँ भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब उस एसिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए, जब भी आपको एसिडिटी होती है तो आप क्या करते हैं, मैंने अक्सर सुना है कि सब लोग बोलते हैं हम लेमन ले लेते हैं, कुछ बोलते हैं खाने के बाद लेमन लेना चाहिए जिससे एसिडिक प्रॉब्लम नहीं हो। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, जब एसिडिटी होती है तब लेमन लेते हैं। तो दोनों में से कब लेमन लेना सही होता है, जब आप खाना खाते हैं उसके जस्ट बाद अगर लेमन लेते हैं तो वो ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ हम ऑलरेडी अपनी बॉडी को डाइजेशन के लिए एक एसिड प्रोवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो लेमन होता है वो सिट्रिक एसिड को कंटेन करता है। वो सिट्रिक एसिड बॉडी में जा कर के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। पर जब हमें एसिडिटी हो गई है, दैट मीन्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा एसिड प्रेजेंट है, क्लियर है, तब हमने लेमन ले लिया और लेमन सिट्रिक एसिड कंटेन कर रहा था, तो एक तो हमारी बॉडी में पहले से एसिड था
और हमने लेमन के थ्रू सिट्रिक एसिड ले लिया तो एसिडिटी तो और इंक्रीज हो गई है। तो हमें लेमन कब लेना चाहिए? आपको लेमन लेना चाहिए खाने के जस्ट बाद। जब आपने कोई हैवी फूड लिया है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है एसिडिटी की, तब जस्ट बाद आप लेमन ले सकते हैं। पर अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और अगर हम तब लेमन ले रहे हैं तो वो हमारे लिए एसिडिक प्रॉब्लम को और हाई कर देगा और इंक्रीज कर देगा। सो फिर एसिडिटी अगर इंक्रीज हो तो आपको क्या सॉल्यूशन लेना चाहिए? आपको लेना चाहिए सॉल्यूशन किसी बेसिक सब्सटेंस को। अगर आप बेसिक सब्सटेंस ले लेंगे तो आपकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी। सो बेसिक सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? अगर हम अपने घर पर देखें कि होम रेमेडियल एक्शन क्या हो सकती है, आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले सकते हैं। बेकिंग सोडा दैट मीन्स आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर आप उसे थोड़ा सा अमाउंट में लेते हैं तो वो आपकी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है? BAKING। जो बेकिंग सोडा है वो क्या करता है? वो बेसिक नेचर रखता है। सो बेकिंग सोडा लेने पर हमारी एसिडिटी क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के लिए pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। क्या pH चेंज टूथ डिके का कॉज हो सकता है, रीजन हो सकता है? सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे टूथ का नेचर कैसा है। हमारे टूथ पर एक वाइट लेयर प्रेजेंट होती है। वाइट लेयर, उस वाइट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमल। हमारे टीथ पर या हमारे टूथ पर एक वाइट लेयर प्रेजेंट होती है जिसे इनेमल कहा जाता है। ये इनेमल होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ये इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। और ये कैल्शियम फॉस्फेट हमारी बॉडी का क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। ठीक है। हम ईटिंग करते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल हमारे माउथ में रिमेन रहते हैं। इन पर माउथ में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो अटैक करते हैं। फूड पार्टिकल में शुगर पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे और अदर फूड पार्टिकल्स भी होंगे। तो ये बैक्टीरिया शुगर और फूड पार्टिकल को डिग्रेडेट करते हैं और उनको डिग्रेडेट करके क्या सिक्रेट करते हैं? एसिड सिक्रेट करते हैं। जो आपकी बॉडी में रिमेन फूड मटेरियल है एंड शुगर पार्टिकल है, उस पर किसका अटैक हो रहा है? बैक्टीरिया का अटैक हो रहा है। और वो किस में डिग्रेडेट करता है इनको? बैक्टीरिया इनको डिग्रेडेट करता है। किस में डिग्रेडेट करता है? डिग्रेडेट करके एसिड का सिक्रेशन करता है। एसिड सिक्रेशन ऑन डिग्रेडेशन, ऑन डिग्रेडेशन। तो इनके डिग्रेडेट होने पर क्या सिक्रेट हो रहा है? एसिड सिक्रेट हो रहा है। वही एसिड हमारे टीथ के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। ये एसिड जो कि सिक्रेट हुआ है, ये एसिड सीधा किस पर अटैक करता है? इस एनेमल पर अटैक करता है, इस कैल्शियम फॉस्फेट पर अटैक करता है और इस एनेमल को वहाँ डैमेज कर देता है। इस एनेमल को क्या कर देता है? कॉरोड कर देता है। इस एनेमल को कॉरोड करने के कारण हमारे टीथ क्या हो गए? दैट मीन्स खराब हो गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत चॉकलेट्स खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, तो बहुत स्वीट्स लेते हैं। ऐसे बच्चों के जो टीथ होते हैं वो पूरे डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया का अटैक होता है और वो जो शुगर पार्टिकल होते हैं उनको डिग्रेडेट करके क्या करते हैं? एसिड सिक्रेट करते हैं और वही हमारे इनेमल को क्या कर देता है? कॉरोड कर देता है, जिससे वो टीथ कंप्लीटली ख़राब हो जाते हैं। क्या किया जाए कि ये इनेमल डिस्ट्रॉय नहीं हो? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि जब भी आप खाना लें उसके बाद कोई बेसिक सब्सटेंस यूज़ कर लें। वो बेसिक सब्सटेंस जो कि आपके टीथ में प्रेजेंट फूड पार्टिकल को वहाँ से हटा दे। फूड पार्टिकल नहीं होंगे तो बैक्टीरिया एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, जिससे एनिमल डैमेज नहीं होगा, जिससे इनेमल डैमेज नहीं होगा। बेसिक सब्सटेंस क्या हो सकता है? आप टूथपेस्ट का यूज़ करें। इसलिए बोलते हैं खाना खाने के बाद में आपको क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। तो वो टूथपेस्ट नेचर में कैसा होता है? टूथपेस्ट इज बेसिक इन द नेचर। जब आप टूथपेस्ट से को यूज़ करेंगे, ब्रश करेंगे उससे, तो ये फूड पार्टिकल्स वहाँ पर क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। बैक्टीरिया वहाँ पर डैमेज हो जाएंगे, आपके टीथ से बाहर चले जाएंगे, जिससे एनिमल ब्रेक नहीं होगा। pH चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डिके। यस, बिकॉज वहाँ एसिड का सिक्रेशन एनिमल को कॉरोड करता है। और उसका रेमेडियल एक्शन क्या हो सकता है? आप किसी बेसिक सब्सटेंस यानी टूथपेस्ट का यूज़ करें जो कि नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है। हमें कब पता चलेगा कि हमारे
माउथ का जो पीएच, हमारा माउथ जो है वो पीएच सेंसिटिव हो गया। तो अगर आपके माउथ की पीएच रेंज क्या है, अगर आपका माउथ पीएच रेंज 5.5 से बिलो हो गया है, सो आप लोगों के लिए क्या होगा, टूथ डीके होगा। हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि टूथ डीके कब पॉसिबल है। तो जब माउथ का पीएच रेंज 5.5 से कम हो जाता है तब ये टूथ डीके पॉसिबल होता है और इसे टूथपेस्ट की हेल्प से रोका जा सकता है। तो खाना खाने के बाद ब्रश करें तो बेसिक टूथपेस्ट उस एसिडिक नेचर को ख़त्म कर देगा, फूड पार्टिकल को वहाँ से हटा देगा, बैक्टीरिया को डैमेज कर देगा, जिससे आपका इनेमल डैमेज नहीं होगा। ओके, नाउ लास्ट ऑफ दिस, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेरफेयर। सो आप लोगों ने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस का वर्क करते हैं। जैसे हम लोग हनी बी के बारे में जानते हैं, सिर्फ बी के बारे में जानते हैं। तो सब बी तो हार्मफुल नहीं होती, इसलिए हनी बी के बारे में बात करते हैं। हनी बी का नेचर कैसा होता है, हनी बी के कांटेक्ट में अगर हम आए हैं या हनी बी हमारे आस पास है तो कभी ना कभी उसने हमें स्टंग किया होगा, उसने हमको बाइट किया होगा। सो हनी बी के स्टिंग के बाद क्या होता है, आपको इरिटेशन होने लगता है। जहाँ पर उसने आपको स्टिंग किया है, जहाँ पर उसने आपको काटा है, वहाँ आपको परेशानी होने लगती है। क्यों ऐसा होता है? सो हनी बी स्टिंग पर क्या सिक्रेट करती है, हनी बी स्टिंग पर एसिड का सिक्रेशन करती है, सिक्रेट मिथेनोइक एसिड। और कौन सा एसिड सिक्रेट करती है? वो मिथेनोइक एसिड सिक्रेट करती है। वही मिथेनोइक एसिड हमें क्या देता है, पेन देता है, स्वेलिंग देता है, इरिटेशन देता है, ईचिंग होती है उसी मिथेनोइक एसिड के कारण। तो जब भी हनी बी या कोई दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स आपको स्टिंग करते हैं, ये तो क्या सिक्रेट करते हैं वो लोग, वो मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में सिक्रेट करते हैं। मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो जब हनी बी स्टिंग होती है तो वो क्या सिक्रेट करती है, ऐसे ज़्यादा अच्छे से क्या लिखा जाता है, लिखना चाहिए, इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी में मिथेनोइक एसिड को। वही मिथेनोइक एसिड हमारे लिए हार्मफुल है। सो इसके लिए क्या रिमेडियल एक्शन हमारे लिए होनी चाहिए? सो इसके लिए रिमेडियल एक्शन ये होना चाहिए, मिथेनोइक एसिड क्या है, दैट मीन्स एसिड। और किसी भी एसिड को आप कब न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जब आप उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, बेस से। पढ़ी है ना हम लोगों ने रिएक्शन। तो जब कभी एसिड आए तो वहाँ बेस का यूज़ करें। एसिड और बेस मिलकर के क्या बना लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। सो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अगर हमारे पास में बेकिंग सोडा हो तो आप यहाँ पर भी उस बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। रिमेडियल एक्शन में आप क्या ले सकते हैं, अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप क्या लेंगे, वहाँ पर बेकिंग सोडा। आप लोगों ने देखा होगा जनरली क्या करते हैं, जब भी हनी बी स्टिंग हो जाती है या हनी बी हमको बाइट करती है तो आप लोग किसका यूज़ करते हैं, आप लोग मेटल का यूज़ करते हैं। आप लोगों के पास आयरन का कोई भी मेटल होता है तो आप उसको रब करने लगते हैं। सो आयरन क्या है, मेटल है। सो मेटल रबिंग भी हमारे लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है इसकी रिमेडियल एक्शन के फॉर्म में। क्योंकि हम लोगों ने एक रिएक्शन और पढ़ी थी, एसिड और मेटल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ एसिड की मेटल से रिएक्शन हो रही है तो वो भी एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, ख़त्म करता है। इसलिए मेटल से क्या करने लगते हैं, रबिंग करने लगते हैं। या आप सॉइल का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी सॉइल कैसी हो नेचर में, बेसिक हो, आप लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, लाइम का यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स चूने का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी क्या हुआ, हनी बी स्टिंग्स हुआ है, हनी बी दैट मीन्स एनिमल्स तो करते ही हैं, प्लांट भी करते हैं। कभी कभी हम कुछ प्लांट को अगर टच करते हैं, प्लांट की लीव को टच करते हैं, तो उसकी लीव को टच करने पर हमें लगता है कि कुछ हमें चुभा है, कुछ स्टिंग हुआ है हमारी बॉडी में। तब वहाँ पर भी क्या स्टिंग होता है, मिथेनोइक एसिड में। और वहाँ पर भी आपको क्या एक्शन लेनी है, सेम रिमेडियल एक्शन लेनी है। आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर लें, मेटल को लगा लें। अगर ये सब नहीं है तो आप बेसिक सॉइल को लगा लीजिए। थोड़ा सा अगर आपके पास में कुछ मटेरियल अवेलेबल है तो आप लाइम लगा लीजिए। ये सब हमें क्या देंगे, रिलीफ देंगे उस टाइम पर। फिर भी इनका इफेक्ट कम होगा क्योंकि उसने जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया है वो बहुत अंदर तक इंजेक्ट किया है, और ये सब्सटेंस उतनी जल्दी इतना हमारी बॉडी में स्मॉल पोर्स में स्किन में इंटर नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलते हैं धीरे धीरे मिलते हैं। और हमारी बॉडी में खुद में भी इम्यून सिस्टम है, सो खुद भी अपना प्रोटेक्शन कर सकता है। तो वहाँ धीरे धीरे वो एसिड जो होता है उसका इफेक्ट क्या होने लगता है, कम होने लगता है।
एसिड वहाँ वाटर के साथ में, प्लाज्मा के साथ में मिक्स होकर के क्या होने लगता है, डाइल्यूट होने लगता है। डाइल्यूट होने पर हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाते हैं और एसिडिक नेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो आज हम लोगों का टॉपिक था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में पता करना, वीक एसिड वीक बेस के बारे में पता करना बाय द हेल्प ऑफ पीएच। और पीएच का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हमने 5 तरीके से देखा उसे। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, हमारे बैकयार्ड का पीएच बेसिक होना चाहिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में का पीएच मेंटेन होना चाहिए, एसिडिटी नहीं होना चाहिए, और एसिडिटी हो तो क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, बेस लेना चाहिए हमें। साथ में अगर टूथ डीके हो तो क्या हो, टूथ डीके तब होता है जब हमारे माउथ का पीएच रेंज 5.5 से बिलो हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या सॉल्यूशन अप्लाई करना है बता दिया है मैंने आपको। और सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेयरफेयर। सो प्लांट और एनिमल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हमारी बॉडी में एसिड्स को सिक्रेट कर देते हैं या इंजेक्ट कर देते हैं, जो हमारे लिए पेन और इरिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, रिमेडियल एक्शन क्या हो सकती है, इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम जब भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, और कुछ केमिकल की प्रिपरेशन हम लोग करेंगे।